Okay, I guess now we try. ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इटली में आपने पीएचडी की फंडेड पोजीशन कैसे सिक्योर करनी है, इससे रिलेटेड है। और मेरे साथ अभी ज़ीशान मुश्तबा हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं 39 साइकिल में यूनिवर्सिटी ऑफ कैमेरूना इटली से। तो ज़ीशान, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू अनीस, इरफान, ओके। थैंक यू। अच्छा ज़ीशान, आज के जो हमारा सेशन है वो उसमें हम लोग इटली से रिलेटेड जो जो आपका एक्सपीरियंस है वो हम पूछेंगे। और फिर मैं हर वीडियो में ये लाजमी कहता हूँ कि देखें, हम लोग जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो उससे अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और हम 100% परफेक्ट नहीं होते, ये हम पहले आपको बता रहे हैं। तो ज़ीशान, अच्छा, मेरे से ना काफ़ी लोग इटली का बहुत से लोग पूछते हैं, और हाल ही मेरे से नहीं बहुत से लोगों से भी पूछते हैं, आपसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा होगा। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप ये बताएं कि अगर कोई इटली में पीएचडी की स्कॉलरशिप अवेल करना चाह रहा है, तो वो पीएचडी की स्कॉलरशिप को हंट कैसे करे, सर्च कैसे करे? बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके साथ ना सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस सेशन के लिए। इससे बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आप स्कॉलरशिप को सर्च कैसे करोगे और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक पोजीशंस को कैसे सर्च कर सकते हो। इटली के लिए ये क्राइटेरिया बड़ा इजी और बड़ा सिंपल सा है। जैसे बहुत से कंट्रीज में आप देखते हो, आपने पहले प्रोफेसर को सर्च करना है, उसकी प्रोफाइल सर्च करनी है। जाहिर है पीएचडी में आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट फील्ड्स के लिए भी आपको प्रोफेसर को सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इटली में आपके लिए ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आपने प्रोफेसर को अप्रोच नहीं करना। नंबर वन, आपने प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी। आपकी ये एक स्टेप जो है ना इटली में आसान है। नंबर टू, ये इटली का एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट है जो कि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ बाद में। ये बंदी.com या बंदी पर दोतोराती, ये एक लिंक है जहां से ना हमें इटली की तमाम कॉल्स जो है ना वो मिल जाती हैं। कॉल्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि इटली के अंदर पर ईयर जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं वो एडमिशंस को अनाउंस करती हैं। वो हर ईयर के नाम से, जैसे अभी जो है ये 40th साइकिल था। लास्ट ईयर हमने 39 साइकिल को अप्रोच किया। नेक्स्ट ईयर जो है वो 41 साइकिल होगा। तो वो हर साइकिल को डिफाइन कर देते हैं उस एक लिंक के ऊपर। लिंक बड़ा सिंपल है। आपके पास फिल्टर लगा हुआ है, आपने फिल्टर से अपना सब्जेक्ट चूज करना है। इवन पर्टिकुलर आप फील्ड चूज कर सकते हैं। देन आप उस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक या आपका सब्जेक्ट है उसके मुतालिक जो कॉल्स अभी ओपन है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। जब आप उस कॉल पे जाते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर तो वो डायरेक्टली किसी प्रोफेसर की ईमेल के साथ लिंक्ड है तो उस प्रोफेसर की डायरेक्टली ईमेल भी लिखी होगी। सेकेंडली, अगर वो किसी वेबसाइट के साथ लिंक है तो वो वेबसाइट का डायरेक्ट आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए पोजीशन को सर्च करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है। तो इटली में आप अगर स्कॉलरशिप को हंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। नंबर वन ये है कि आपकी पीएचडी, जिसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताई हैं। और नंबर टू ये है कि आप किसी रिसर्च पोजीशन को ज्वाइन करें और एज ए रिसर्चर आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं। वो भी आपके लिए बहुत से उसके बेनिफिट्स हैं। लेटर ऑन आप उसी यूनिवर्सिटी में या किसी और अच्छी यूरोप की यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आ, उसके लिए जी जी जी, थैंक यू ज़ीशान, आपने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी, और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे। मैं बस जी दरमियान में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें, ज़ीशान ने अभी एक लिंक की बात की है, तो हम अभी वो लिंक आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ इरफान अब्बासी हैं जो कि इस प्रोग्राम के मेन होस्ट हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं तोनहा यूनिवर्सिटी से। और हम्म, इनके इनके बारे में एक सीक्रेट चीज़ भी है। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो इनसे ले सकते हैं रिगार्डिंग यूएसए। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इरफान, हम आपको भी वेलकम करते हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इरफान आप आगे कंटिन्यू करेंगे। जिशान, आप कंटिन्यू कर रहे थे तो आप प्लीज़ बताएं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मैं सेकंड ऑप्शन के लिए बता रहा था वो एज ए रिसर्चर है। ठीक है। जी जो जी। आप इटली में आ सकते हैं और रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यूजली 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है और 6 ईयर तक ये एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। डिपेंड करता ओके। है प्रोफेसर पे, फंडिंग के ऊपर।
तो इसके लिए भी पर्टिकुलर सेम लिंक है जिससे आप इसको सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है, ये आपकी फील्ड के साथ रिलेट कर रहा है और आप उस पर डायरेक्टली अगर कोई प्रोफेसर है तो आप उस प्रोफेसर को ईमेल कर दें, कोई वेबसाइट है जहां से आपने अप्लाई करना है तो आप उस वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, तो ओके ये बेहतरीन ऑप्शन है इटली को चूज करने के लिए। ओके 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 ईशान, अच्छा इरफान, आपके स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि इटली के अंदर आप जस्ट पीएचडी के लिए हाली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप को पीएचडी की पोजीशन नहीं भी मिलती तो जो ईशान आप कह रहे हैं वो ये है कि आप वहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे या एज अ रिसर्चर भी जा सकते हो और फिर आप ड्यूरिंग रिसर्च आप किसी भी यूरोप की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इवन हमारे लिए भी है। तो इरफान, अब आप बाकी क्वेश्चन करें। ओके, फर्स्टली ये है कि जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि हमने नीचे पोस्ट के नीचे एक लिंक जो है ना कमेंट कर दिया हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करूँगा कि एक पूरे साल के दौरान कितने टाइम जो है इटली की यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर्स करती है? देखें, सबसे पहले ना अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी का जो अनाउंस पीरियड होता है हर यूनिवर्सिटी का वो फेब या मार्च से यूजुअली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो डेडलाइन है वो हमने तकरीबन तकरीबन देखते हैं तो जून में, कुछ यूनिवर्सिटीज की मई में, कुछ यूनिवर्सिटी की जुलाई में, और अगस्त तक आपको ना यूजुअली ये जो फर्स्ट कॉल है ना ये क्लोज मिल जाती है। इसके बाद बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चांस की बात हो, ये ऐसा है कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी सेकंड कॉल अनाउंस करती हैं। ठीक है, ये फंडिंग पे भी डिपेंड करता है, प्रोफेसर और लैब की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो आपको सेकंड कॉल जो है वो भी साथ साथ या इसके बाद भी आपको मिल जाती है। तो यूजुअली ये प्रोसेस आपका जाता है सितंबर या सितंबर के एंड तक, जो सेकंड कॉल्स का होता है। आप उसको सर्च करके उसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कॉल में आपकी सीट्स मैक्सिमम होती हैं क्योंकि वो फुल फ्लेज एक आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। जो सेकंड कॉल है उसमें नंबर ऑफ जो आप कह लो सीट्स हैं वो थोड़ी सी कम हैं, लेकिन क्योंकि देखने में आया है कि सिलेक्शन के चांसेस सेकंड कॉल में भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, Okay, so you want to say that in case of second call, probability of admission is quite less relatively. ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। हम यही बिलीव करते हैं कि क्योंकि वहां पे ना सीट्स कम हैं तो शायद एडमिशन कम होगा, लेकिन यूजुअली ऐसा देखने में आया है कि जो सेकंड कॉल है वहां पे भी ना नंबर ऑफ एडमिशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक स्टार्ट में जैसे अनीस भी आपसे पूछ रहा था कि डिफरेंट मतलब प्रोफेसर या कोई भी जो फंडिंग वो ऑफर करते हैं, जी अनाउंसमेंट होती है जिसमें रिसर्च पर जो एक आपने एक डिफरेंट चीज बताई जो पर्सनली मुझे भी नहीं पता था और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। इसमें नॉट टू कांटेक्ट द just need to directly apply to the university again. जी जी, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात को। ये जो सेकंड केस आपने बताया ना जिसमें आप बीइंग अ रिसर्चर भी जा सकते हैं ना, तो बात जी लेटर ऑन, तो इस केस में भी हमें यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है या किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट करना पड़ता है आगे? इसका मैं आपसे ना एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ना एज ए रिसर्चर भी एक पोजीशन के लिए प्रोसीड किया था। तो Okay. उसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे मैंने आपको सेपरेट लिंक शेयर किया, यहाँ मैं थोड़ी सी बात अगर एक्सटेंड कर दूं तो Okay. आपको आइडिया होगा कि यूरोप के लिए ना एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है यूरेक्सिस के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो यूरोप का ये रूल है कि जितनी भी पोजीशंस हैं, चाहे वो पीएचडी की हो, चाहे वो रिसर्चर की हो या किसी पोस्ट डॉक की हो, कोई भी जॉब हो, तो वो यूरेक्सिस पे पब्लिश करना लाजमी होता है यूरोप में ना। तो यूरेक्सिस से आप बहुत सी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज की आप जॉब्स को सर्च कर सकते हो। तो इसी तरह जो इटली है वो बेशक यूरेक्सिस पे अपनी पोजीशंस को मेंशन करता है, आप वहां से भी सर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ इटली ने एक स्पेसिफिक अपना लिंक भी बताया है जिधर से आप यूरेक्सिस रिसर्चर्स की पोजीशन को सर्च कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने पहले जिसकी बात की थी। अब वहां पे आप जाते हो तो समटाइम्स वहां पे प्रोफेसर की ईमेल्स होती हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप प्रोफेसर की ईमेल पे जाके उसको बताते हो कि ये लिंक आपने शेयर किया था, ये पोजीशन थी और मेरी प्रोफाइल ये है, हम इस पे जो है ना वो अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, तो आप अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके साथ शेयर कर दें। देन प्रोफेसर ने इस तरह से मैनेज किया कि उन्होंने मुझसे एक इंटरव्यू रख लिया शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। तो जब वो इंटरव्यू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसीड हो गया, मेरी उसमें उनके साथ बड़ी अच्छी
अंडरस्टैंडिंग रही। तो फिर प्रोफेसर ने मुझे एक यूनिवर्सिटी का लिंक शेयर किया और उसने मुझे ओके। कहा कि आप इसको प्रोसीड करो, इस पे अप्लाई करो और ये सपिएंजा यूनिवर्सिटी का केस था। तो उन्होंने कहा कि इसको प्रोसीड करो और प्रॉपर्ली तमाम चीज़ें बताई। इवन प्रोफेसर अगर फर्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ बहुत अच्छा मैनेज कर चुका है, सब कुछ देख चुका है आपको, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने इवन अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके पहले प्रोफेसर के साथ शेयर किए और देन प्रोफेसर ने तमाम चीज़ें मुझे मैनेज करके करेक्ट करके दी और आफ्टर दैट मैंने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई की। देन देयर इज़ अ फाइनल इंटरव्यू जिसमें यूनिवर्सिटी का पैनल होता है, जिसमें यूजुअली कोऑर्डिनेटर्स होते हैं आपके डिपार्टमेंट के और एचओडीज वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल लेटर आ जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको रिसर्चर के लिए डायरेक्टली यूनिवर्सिटी का लिंक मिल जाता है। ये ओके, दोनों अच्छा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी। असल में जैसे अभी आपने बात की ना कि आप जब साइकिल या उस वेबसाइट पे जाते हो यूरेक्सिस, तो आप मोस्टली लोग जानते भी हैं, और ज़ीशान आपने अच्छा किया ये भी बता दिया। और इसके अलावा आप जो दूसरा लिंक है वो भी आप पेस्ट कर दोगे, तो वहाँ से भी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। जी, जी। अच्छा, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने जी, कहा ना जी। कि आपने प्रोफेसर्स को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो जी, जी। आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स सीवी में अटैच किए थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको एड्रेस कर दें तो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी सीवी बेहतरीन बनानी है, हम सबको पता है और यूरोप के लिए तो जो यूरोपास सीवी है ना, उस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है? बाकी कंट्रीज़ में समहाउ चल जाता है, लेकिन यूरोप के लिए यूरोपास बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपने अपनी एक अच्छी सी सीवी बनानी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप सीवी के साथ कवर लेटर बना दें, ठीक है? क्योंकि मैं अपने केस में अगर बताऊँ तो क्योंकि जब आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे होते हो, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम शॉर्ट होता है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने कवर लेटर नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि अपने इवन प्रोफेसर से, रिसर्च ग्रुप से, तो आपका कवर लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सीवी बनाएँ, आप उसके साथ कवर लेटर बनाएँ, आपकी जो फाइनल डिग्री है, उसके साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट और फिर उसके बाद आप एक अच्छा-सा मोटिवेशन लेटर बना लें, ठीक है? ये 4 चीज़ें आप प्रोफ़ेसर को इनिशियली आप शेयर कर दें। Okay, can I ओके। ask you a question about especially cover letter and motivation letter? Is there any specific tip for Italy? देखिए, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम यूरोपास को फ़ॉलो करते हैं अपनी सीवी बनाने के लिए, वहीं अगर यूरोपास के हम कवर लेटर के लिए उसको फ़ॉलो करें, तो वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अपार्ट Okay, फ्रॉम दिस आप एक सिंपल पेज, प्लेन पेज पे आप फॉर्मेटिंग प्रॉपर करके आप एक सिंगल पेज के ऊपर अगर आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखें, बस ये होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल को लिंक करना है प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट के साथ और बताना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो एंड इन केस वो आपको सिलेक्ट कर लेता है तो आप उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हो। दिस इज मोर प्रिसाइजली आप कह सकते हो कि ये मोटिवेशन है, ठीक है? तो ये सिंगल पेज इनफ है। ओके, can I ask? ज़ीशान, okay, Irfan, if you want to proceed, you can. But I have one question here. If it is easy for you, then may I proceed? Anis, Okay, Zishan, I have another question here, which is very important. Do you think what is the important things which are to be included in cover letter? कवर लेटर में देखें कि इनिशिएट आप इस तरह से करें सबसे पहले कि आप अपना ना रिसर्च बैकग्राउंड बताएं, अपनी एजुकेशन बताएं। इनिशिएट आप कर लें कि मेरा टॉपिक ये है, मैंने इस टॉपिक पे काम किया, आपके सुपरवाइजर ये थे, ये आपकी यूनिवर्सिटी थी, ये कुछ चीजें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो आपका फर्स्ट लेटर है, ठीक है? उसके बाद आप अपनी सीवी को आप ये समझें कि आप उसको प्रोफाइल को थ्योरेटिकली लिख रहे हैं। सीवी में हम बड़ी अच्छी हेडिंग्स बनाकर लिखते हैं ना, आप उसको थोड़ा सा प्रिसाइज करके आप सेकंड पैराग्राफ में लिखें। एंड पे आप जो है ना एक जिसे हम कहते हैं ना कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस कह लें या रेलिवेंसी टू प्रोफेसर कह लें, आपने लास्ट पैराग्राफ में उसके प्रोफेसर के साथ लिख के आपने अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं और वो कवर लेटर आपने सीवी के साथ अटैच कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर इरफान, सॉरी, आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे, बट मेरा एक और क्वेश्चन आ गया दरमियान में। अच्छा, अभी आपने ना मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर की बात की, तो यूजुअली देखने में ज़िशान ये आया है कि जब हम कवर लेटर लिखते हैं किसी को भी, जी, जी। स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं प्रेफर करता था कवर लेटर में, कि क्योंकि मैंने सीवी में सब कुछ लिखा हुआ है जी, जी। और प्रोफेसर ने सीवी पढ़नी है, तो कवर लेटर में मैं जैसे अपनी एक एक लाइन लिख देता था कि मैं अगर अपने बारे में लिखता हूँ तो आई एम एन ईस्ट बाबर,
और मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, एक लाइन अपना इंट्रो दे के उसके बाद मैं ये करता होता था कि प्रोफेसर की, जैसे आपने बताया कि प्रोफेसर की प्रोफाइल पढ़ी जी, जी। और उस प्रोफाइल को मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि अच्छा इस प्रोफाइल के अंदर किस किस तरह का काम हुआ है, थोड़े बहुत पेपर पढ़ लिए और उन एग्ज़ैक्टली। पेपर्स को जब मैं पढ़ता था उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे हर एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन मिलते थे कि बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से दिया गया है और कौन-कौन से मेथड्स दिए गए हैं। तो उनसे लेके ना मैं एक आइडिया निकालता था कि अच्छा इस रिसर्च के अंदर फलां गैप्स हैं और अगर मैं इन गैप्स को कवर करके वो चीज़ें कवर लेटर में मैं लिखूँ, लाइक वो कुछ क्वेश्चन मैं वहाँ पे उठा दूँ कवर लेटर में और फिर उसको मैं लिंक कर दूँ प्रोफेसर की प्रोफाइल के साथ। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ इटली के लिए भी करनी चाहिए? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था कनाडा का, मैं मोस्टली ये किया करता था, या मैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड में जो पोज़ीशन सिक्योर की थी, वो मैं इस तरह से सिक्योर की थी कि मैं प्रोफ़ेसर के पेपर्स पढ़ता था और सम जी, टाइम जी। मैं उनमें क्वेश्चन उठा के उनको भेज देता था कि ये वाला, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखता था। प्रिसाइज़ किस्म के क्वेश्चन उठा के कि आपकी प्रोफ़ाइल मैंने पढ़ी है, आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो मैंने प्रिसाइज़ करके लिखना और उसमें क्वेश्चन उठा देता था। या मैं रिसर्च गैप बता देता था और फिर उसको मैं रिलेट करता था अपने काम के साथ। तो इटली में भी सेम यही काम करना चाहिए, या इटली में जैसे आप बता रहे हैं कि हमें जेनेरिक पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन की एक रिक्वायरमेंट है? जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है आप उसको साथ लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा ख़्याल है। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, जो मैं ओके, आपको थोड़ा-सा बताऊँ तो शायद मेरा पॉइंट क्लियर हो जाए। उसकी एक रीज़न ये है कि क्योंकि यूरोप के अंदर ना थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर है। ये लोग प्रेफ़र करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को एज़ ओके, कम्पेयर टू इंग्लिश। नो डाउट हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो इन लोगों को, मेरी जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कुछ लोग इससे एग्री करें या नहीं। तो नंबर 1 मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें इन लोगों के साथ थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा सिंपल होकर चलना है। हमने चीज़ों जी, को बिल्कुल क्लियर और सिंपल लेकर चलना है। यहाँ इवन ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर जो बहुत ज़्यादा एजेड है ना, वो घबराते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए, आपकी चीज़ों को पढ़ते हुए क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज से थोड़ा-सा हट के है। ठीक है? तो बाकी आपने जो एक पॉइंट बताया है कि आप प्रोफ़ेसर के रिसर्च में से कुछ क्वेश्चन्स निकालें और उनको ऐड करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर हम कंपेयर करें मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर को, तो कवर लेटर आपकी एक प्रिसाइज़ सी डिस्क्रिप्शन है और आपके लिंक है प्रोफ़ेसर की रिसर्च के साथ। जबकि मोटिवेशन लेटर जो है वो थोड़ा-सा आप कह लो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है? कवर लेटर में कुछ थोड़ी-सी चीज़ें आपकी एक्सपीरियंसेस की आ जाती हैं जो कि आप कह लो अपार्ट फ्रॉम रिसर्च भी है। ठीक है? उन चीज़ों को भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत से लोगों का ना टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम समझते हैं कि ये टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इटली में अब हमारे ना पीएचडी के साथ आपको आइडिया होगा टीचिंग आवर्स भी होते हैं। ठीक है? तो अगर हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को साथ ऐड करते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ओके। Okay. I want to ask more question related to documents. जी, जी, क्या जी। रिक्वायरमेंट के लिए सॉरी आई थोड़ी-सी डिस्टॉर्शन आई थी। अच्छा इरफान, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, तो आप चेक कर लें एक दफ़ा। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी, जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं या आइल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है इटली के केस के लिए? देखें इटली के केस में ना पीएचडी के लिए तो आइल्स आप समझ लें कि नहीं है ज़रूरत, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है। मास्टर्स के केस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँग लेती हैं और ऐसा सुनने में, देखने में आया है कि अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ना भी हो तो मास्टर्स के लिए यूजुअली एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी पीएचडी के लिए आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मोर देन इनफ है। ओके। लेकिन सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ जो रिसर्चर्स की मैंने बात की थी, रिसर्च पोज़ीशंस के लिए, वहाँ पे समटाइम्स आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? बट ठीक है। समटाइम्स। ओके। आप आपने एक यूनिवर्सिटी में बीइंग अ स्टूडेंट अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? वो इंटरव्यू की कॉल करते हैं या क्या होता है उसको? उसके बारे में अ, भी बताएँ। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कॉल आ गई आपके पास, आपने कॉल को पढ़ लिया अच्छी तरह से। इटली की मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से अगर बताऊँ, नंबर 1 ये कि आप प्रोफ़ेसर के लिए सर्च नहीं करते, प्रोफ़ेसर के पीछे नहीं भागते, उसकी ईमेल्स को नहीं ढूँढते, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हो। नंबर 2 ये कि उसकी पीएचडी की जो कॉल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और डिस्क्रिप्टिव होती है।
आपको वहाँ पे तमाम चीज़ें मिल जाती हैं कि आपने अपने घर से इटली की किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाने तक क्या-क्या करना है, ठीक है? ओके। तो जब आपने किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर दिया है और यूनिवर्सिटी ने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, तो आपको ईमेल्स यूजुअली रिसीव नहीं होती। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको यूजुअली हम वेट कर रहे होते हैं, अपनी ईमेल्स को देख रहे होते हैं, यूजुअली हमें ईमेल्स रिसीव नहीं होती। इनका क्राइटेरिया ये होता है कि ये अपनी वेबसाइट पे लिस्ट पब्लिश करते हैं। इनकी कॉल्स पे मेंशन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 26 टू 29 दिसंबर या समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटी एग्जैक्ट डेट लिख देते हैं कि हम अपनी इस डेट को शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम मेंशन कर देंगे। तो आपने ईमेल्स का वेट नहीं करना बल्कि यूनिवर्सिटी की उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे उस पेज पे जाना है, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को आपने देखना है, वहाँ से आप अपना नाम सर्च करेंगे और फिर क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम का गैप होता है, साथ ही एक लिस्ट आ जाती है कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। वो बहुत ही शॉर्ट गैप होता है, 1 वीक का गैप हो जाता है, समटाइम्स मैक्सिमम हो जाए तो 10 टू 15 डेज का गैप होता है। तो आपने बड़ा एक्टिव रहना है। जब आप अप्लाई करोगे तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन पे कैलेंडर के बीच में आप लिख लें कि ये एक एक्सपेक्टेड डेट है जिसमें हमें शॉर्ट लिस्टिंग पता चल जाएगी, ठीक है? तो इस तरह फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है? ये 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग, सेकंड इंटरव्यू। तो जो फाइनल सिलेक्शन है उसके बाद यूजुअली आपको डायरेक्टली ईमेल आ जाती है कि आप फाइनल सिलेक्ट हो चुके हैं और अब आपका आगे जो भी प्रोसेस है वो आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, मेरा यहाँ एक क्वेश्चन था, वो ये है कि यूजुअली आपको मेरे से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते थे और मैंने खुद भी सुना है कि इटली के लिए रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी। लाइक जब आप अप्लाई करते हो तो रिसर्च प्रपोजल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर बिल्कुल, एप्लीकेशन। बिल्कुल तो ऐसा ही है। आप क्या कहते हैं कि हर एक प्रोफेसर के लिए अलग से रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए या कोई इनकी जेनेरिक टर्म है कि आप एक फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिजिक्स के लिए या किसी पोजीशन के लिए तो आप एक जेनेरिक भी बना सकते हैं रिसर्च प्रपोजल? अ, अनीस ऐसा है कि तकरीबन ना पहले अगर हम ना रिसर्च प्रपोजल के पैटर्न की बात करें, जी, जी। तो आपको ना 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ का अगर मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट के साथ ना एक फॉर्मेट शेयर कर देते हैं, जिस पे यूनिवर्सिटी का लोगो होता है और उसमें ना डिफरेंट पैराग्राफ्स बने होते हैं हेडिंग्स के साथ। आपने बस वहाँ पे कुछ चीज़ें पुट करनी है, आपका रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको लिखती हैं कि आपने जो प्रपोज़ल बनाना है, उसमें 3 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर रिव्यू जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 आई गेस कि आपका एक्सपेरिमेंटल वे आई गेस तो मैं शायद थोड़ा-सा मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ऐसा सेकंड क्या है? और थर्ड हेडिंग ये होती है कि आपकी फ्यूचर आउटकम्स क्या हैं। मैं इन 2 वर्ड्स में जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं मैंने उनका थीम बता दिया है, बट आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट वर्ड्स दे आर रिटन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएचडी कॉल। तो ये 3 चीज़ें आपने उस प्रपोज़ल में लिखनी हैं। अब हम एक दफ़ा अगर लिख लें तो मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा कि हम एक ही प्रपोज़ल बना लें और वो हर जगह लिख लें। आप अपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ वर्ड्स अपने पास सेव रखें और जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आप उसको लिंक करके हर जगह उस प्रपोजल को मॉडिफाई कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। और शॉर्ट प्रपोजल होता है, डिस्क्रिप्शन में पीएचडी कॉल में मेंशन कर देते हैं कि ये 500 वर्ड्स या ये 300 वर्ड्स या 250 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होगा और इसके बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं आपकी सिलेक्शन में। ओके, सो मैं अगर आपकी बात को समराइज़ करूँ तो जो मुझे समझ आई है वो ये है कि सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि इटली के लिए जब पोजीशन किसी भी कॉल की अनाउंस होती है, जैसे आजकल 40th साइकिल चल रहा है, तो बिल्कुल, आपने उसको देखना है कि उसमें उन्होंने क्या-क्या चीज़ें मेंशन की है और डेट को आपने सेव कर लेना है अपने पास कैलेंडर में, क्योंकि ये आपको ईमेल नहीं करेंगे। मोस्ट केसेज़ में आपको ईमेल नहीं करेंगे, तो आपको खुद से उस डेट पे जाके देखना है कि किस-किस का नाम आया है, किस-किस का नाम नहीं आया। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इटली के लिए और उसमें एक डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली रिसर्च प्रपोजल और फिर मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर जो आपने बताया, और वो सारे उन्हीं के फॉर्मेट पे होने चाहिए। जी जी फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूरोपास के सीवी बनाते हो तो आप कवर लेटर भी उसी का बनाते हो, और जो आपको वो रिसर्च प्रपोजल के लिए एक फॉर्मेट देते हैं, आप उसी फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल भी बनाते हो। क्योंकि मैंने सुना था कि इटली के अंदर सम टाइम ये भी होता है यूरोप में कि वो एआई के थ्रू ना सिंक्रोनाइज़ कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। तो अगर आपकी वो फ़ॉर्मेटिंग सही ना हो तो सम टाइम आपकी प्रोफ़ाइल प्रोफ़ेसर के पास जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। ये
बहुत या आपके इम्पोर्टेंट मार्क्स ऐसे है। मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते। तो इसके बाद इरफान, ऑब्वियसली इरफान आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इंटरव्यू, ये हमारा हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि यहाँ पे आपने, अनीस में और ऐड कर दूं, वो जी ये जी, कि अगर आप पीएचडी कॉल को जरा ध्यान से पढ़ें तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो वहां पे मार्क्स मेंशन कर देती हैं कि आपकी ओके सीवी के 10 मार्क्स हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके 10 मार्क्स हैं, आपके रिसर्च प्रपोजल के 30 मार्क्स हैं, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 10 मार्क्स हैं, टोटल हमारे 60 मार्क्स हैं। 48 मार्क्स से ऊपर वालों को हम जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो ये ओके डिस्क्रिप्शन ओके कॉल में है। ओके, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। लेट्स सपोज आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, तो क्या आपको डिग्रीज वगैरह वेरीफाई करनी पड़ती हैं? देखिए वही एक प्रोसेस है जो यूजुअली तमाम कंट्रीज के लिए है। आपने एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, यूनिवर्सिटीज के और स्कूल कॉलेजेस की आपने बोर्ड से, और देन आईपीसीसी से आपने वेरीफाई कराने हैं। देन आप मोफा से अटेस्टेशन कराते हैं। इटली के लिए एक और रिक्वायरमेंट है मोफा की अटेस्टेशन के बाद, वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इटालियन में कन्वर्ट कराना है, ट्रांसलेट करवाना है। ठीक है, तो ट्रांसलेट यूजुअली मोफा की अटेस्टेशन के बाद होती है। आपके ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे मोफा की और एचईसी की डेट्स होती हैं। ठीक है, ओके। देन के लिए ना दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से एक को हम सीमिया कहते हैं और एक को हम डीओवी कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो सीमिया है उसके लिए ये होता है कि आप ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे और 40,000 में बी, आई एम नॉट श्योर, बट ये रेगुलर केस है। अर्जेंट की शायद इससे डबल फीस हो, मेरा क्योंकि सीमिया का इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है उसकी फीस के हवाले से। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से बाय पोस्ट आप इटली भेजते हो, यहाँ वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, आपको एक इक्विवेलेंस लेटर बना के देते हैं जो असल में सीमिया है, कि आपने 17 ईयर्स या 18 ईयर्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो अब आप इटली में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। दिस इज सीमिया। एंड अल्टरनेटिव टू सीमिया, आप क्या करते हो कि आप डीओवी के लिए अप्लाई करते हो। तो डीओवी का ये तरीकाकार है कि आपने इटालियन एम्बेसी से उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर आपने डीओवी के लिए अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले रही होती है और यूनिवर्सिटी को आइडिया होता है कि किस कंट्री में एम्बेसी के और इन चीजों के क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में हमारा ये होता है कि अगर किसी एप्लीकेशन में वो हमसे मांग लें कि डीओवी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते थे, वहां पे अपनी फाइनल डिग्री अपलोड कर देते थे। क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, तो हम क्या करते थे कि अपनी फाइनल डिग्री अपलोड कर देते थे, या अगर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हम अपलोड कर देते थे। तो यूनिवर्सिटी ने हमें ये बेनिफिट दिया हुआ था कि वो उसको एट दैट मोमेंट एक्सेप्ट कर लेती थी। लेटर ऑन जब आपकी फाइनल कंफर्मेशन आपको लेटर मिल गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप जब एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आप वहां पे डबल डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हो, वन फॉर वीजा एंड वन फॉर डीओवी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। तो अच्छा, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इरफान आप शायद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे दो तीन क्वेश्चन है और मैं ना भूल जाता हूँ, तो माजरत मैं आपका डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अच्छा, एक ना मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ीशान आप और मैं सेम बैकग्राउंड से हैं, जी और जी, इरफान भी हमारे साथ सेम बैकग्राउंड से हैं। हम लोगों ने बीएससी की और फिर एमएससी की, बिल्कुल और बाहर कहीं पे भी बीएससी एमएससी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बैचलर या मास्टर होता है। तो जैसे बिल्कुल। मेरा या इरफान का एक्सपीरियंस है वो ये था कि हम लोगों को बड़ी मुश्किल पेश आई। हमने एक साइट है वहाँ पे एवेल्यूशन करवाई बीएससी, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से की होती है, क्योंकि जी उसमें ना बैक साइड पे मार्क्स और परसेंटेज जो कन्वर्जन होती है वो नहीं लिखी होती, और यूनिवर्सिटी जी, इतनी अच्छी है कि वो करके भी नहीं देती। ऐसा ही तो है। क्या इटली में भी जब आप अप्लाई करते हो तो ये चीज़ मैटर करती है कि आ, आपको इक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इटली में बस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाए हैं। यूजुअली इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अगर 17 इयर्स एजुकेशन की हुई है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो हम क्योंकि ओके बीएससी हमारी 14 इयर्स है, फिर 16 इयर्स हमारी एमएससी है, तो हमारा फिर 2 इयर्स का एमफिल होता है, तो हम 18 इयर्स पे चले जाते हैं। तो यूजुअली ओके। इनका कंसर्न होता है कि ये 17 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट है या नहीं है। और जो आपकी इवैल्यूएशन होती है ना, तो उस इवैल्यूएशन में ये आपकी फाइनल डिग्री को कंसर्न करते हैं। ठीक ओके, है, ये एक आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि जब एवेल्यूएशन होगी तो उसमें आपका जो लास्ट डिग्री है वो देखी जाएगी। एक और ये चीज़, ये दो मोस्टली। मेरे क्वेश्चन है। जी जी फिर आप एक तो ये कि आपने कहा कि जब आप सीमा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स इटली भेजने पड़ते हैं। जी जी। तो अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजता है या अपने डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपीज करवा के भेजता है? एक आ, क्वेश्चन।
और दूसरा क्वेश्चन भी साथ पूछ लेता हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बार-बार मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जी, जी। तो दूसरा बड़ा आसान एक सीरीज सा क्वेश्चन है कि क्या सीजीपीए मैटर करता है इटली के लिए या नहीं मैटर करता? ओके, तो पहली बात के लिए तो मैं आपसे माज़रत करूँगा क्योंकि सीमिया का ना मेरा कोई प्रॉपर रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको 100% बताऊँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भेजने हैं, आपने ट्रांसलेटेड भेजने हैं या आपने उसको स्कैन करके भेजना है, आपको एक लेटर मिल जाएगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है? ओके, लेटर ऑन कोशिश करेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में हम ये चीज़ ऐड कर दें, ठीक है? सॉरी फॉर द केस। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो उसकी एक रीज़न ये भी थी क्योंकि जो हमारा बैच था ना, तो इटालियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सीमिया को क्लोज़ किया हुआ था, तो हमने उस अच्छा, चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया। सेकंडली ये जो आप सीजीपीए की बात कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आपका सीजीपीए मैटर करता है, ठीक है? सीजीपीए आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि मेंशन भी कर देती हैं अपनी कॉल में कि आपका सीजीपीए 3 से ऊपर होना चाहिए। इटली की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इनका अपना एक कन्वर्जन मेथड होता है। ठीक है? कन्वर्जन मेथड जो है उसका कैलकुलेटर आप कह लो, उसका फ़ॉर्मूला जो है वो अपनी कॉल्स में वो ऐड कर देते हैं, ठीक है? वहाँ पे जाके आपने अपने मार्क्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है? बड़ा आसान है, जैसे हमारे 50 में से 35 नंबर आए हैं, तो मैं आपसे पूछूँगा अनीस आपके 100 में से कितने नंबर हैं? तो वो 100 में से आपके 70 नंबर बन गए, ठीक है? बिल्कुल, तो इसी तरह इन्होंने अपना एक कैलकुलेटर रखा हुआ है, तो ये कोशिश करते हैं हमारे मार्क्स को इटालियन मार्क्स के साथ कंपेयर करें, जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो सेम हो जाएँ, जिसकी वैल्यू 110 110 होती है, ठीक है? ओके, तो उसमें जब हम अपने मार्क्स को कन्वर्ट करते हैं और हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे मार्क्स की जो डिवीज़न है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में बड़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह देती हैं कि अगर इस कन्वर्जन के बाद आपके 90 से ऊपर मार्क्स हुए, तो हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, अगर 90 से कम हुए तो हम आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द केसेज़ है। ओके, ठीक है? तो जी, जी, एक और मेरा क्वेश्चन है, ये आपने हर एक चीज़ को आज का सेशन मेरे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। क्योंकि ये छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट सम टाइम हमें नहीं इसके आंसर मिल रहे होते, तो ज़ीशान आपका बहुत शुक्रिया, हम आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और जी, जी। इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ऑल्दो यू आर द होस्ट एंड यू हैव मोर राइट्स, सो बट मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, स्पेशली ना रिकमेंडेशन, आपको पता है रिकमेंडेशन लेटर, जब आप बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन लेटर की डिमांड करते हो प्रोफेसर से, तो आपके प्रोफेसर भी ना मुश्किल से आपको रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। तो क्या इटली के लिए रिकमेंडेशन लेटर इम्पॉर्टेंट है? और रिकमेंडेशन लेटर टू होम में कंसर्न से स्टार्ट करना चाहिए, या रिकमेंडेशन लेटर के अंदर आप खुद से लिखो, उसमें मेंशन कर दो कि आपने लैब में क्या-क्या किया? ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब आप लिख रहे हो तो आप प्रोफ़ेसर की तरफ से लिख रहे हो, तो आप ये लिखोगे कि ये स्टूडेंट मेरे पास था, इसने ये काम मेरे पास किया, ये यहाँ पे फ़ेल हुआ, ये यहाँ पे कामयाब हुआ, हर एक चीज़ को लिख देगा। तो आप क्या कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर के बारे में, और उसमें क्या होना चाहिए? नहीं, पहले तो अगर हम ये देखें कि हम ये कैसा होना चाहिए, वो बात थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी। अगर हम ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में कितनी फिज़िबिलिटीज़ हैं, तो वो बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी जो रियल फैक्चुअल्स के ऊपर है। हाँ, अब बिल्कुल, बिल्कुल, हम उस पे रहते हैं जस्ट। क्योंकि क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तान में जाते हैं तो सुपरवाइज़र से टाइम लेना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। फिर रिकमेंडेशंस के लिए हमारे प्रोफ़ेसर्स थोड़ा-सा ना आप कह लो इस चीज़ से तंग होते हैं, जो कि इटली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने एक बार आपको एक प्लेटफ़ॉर्म आपको दे दिया जाता है, ठीक है? एक लिंक दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे आप अपने प्रोफ़ेसर का नाम, उसकी ईमेल और उसकी डेज़िग्नेशन आप ऐड कर दो, तो आप आगे हम जाने, आपका प्रोफ़ेसर जाने। तो वो जब आप उसको प्रोसीड करते हो, तो वो डायरेक्टली आपके प्रोफ़ेसर को एक लिंक चला जाता है। आपको प्रोफ़ेसर जब उसको ओपन करेगा, तो वहाँ पे आ जाएगा कि ये आपका कोई स्टूडेंट है और वो हमारे पास इस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे अप्लाई करना चाह रहा है। हमें उसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए। अब आगे उस प्रोफ़ेसर की मरहून मिन्नत है कि वो आपको कैसे रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? तो ये केस हो गया जो एक रियल भी है, फैक्चुअल भी है। हम प्रोफ़ेसर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और ये तकरीबन 40 टू 50% यूनिवर्सिटीज़ में केसेस हैं। अपार्ट ओ फ्रॉम दिस जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली आपको कह देती हैं कि जो आपको एक फॉर्मेट पे आपके प्रोफ़ेसर ने, आपके सुपरवाइज़र ने आपको रिकमेंड किया हुआ है, जस्ट आप वो अपलोड कर लो और वो डेफ़िनिटली आपके और प्रोफ़ेसर्स के लिंक हैं, आपका एटीट्यूड है आपके प्रोफ़ेसर के साथ, आप उससे जैसे लिखवा सकते हो, टू होम में कंसर्न आप कर लो या आप किसी अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करवा लो।
जितना बेहतर लिख पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अच्छा, थैंक यू। इसमें एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, कितने रिकमेंडेशन लेटर मेनली चाहिए होते हैं? लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूएसए और मे बी कनाडा, वी नीड 3 रिकमेंडेशन लेटर होते या हैं। इटली के केस में कितने चाहिए? इटली के केस में आपके लिए 2 रिकमेंडेशन लेटर इनफ है, लेकिन वन फॉर द पोजीशन एज ए रिसर्चर वहाँ पे उन्हें 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए थे और उनकी पर्टिकुलर वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन थी वहाँ पे ये मेंशन भी था कि 2 आपके मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर से अपर डेजिग्नेशन के होने चाहिए, द थर्ड वन में बी लेक्चरर और द वन वेयर यू आर वर्किंग एज ए एम्प्लॉय, आपका कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है? आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक और मैं सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन करूँ, जो कि बहुत मासूम सा सवाल है लेकिन बहुत से स्टूडेंट का कंसर्न। वो कहते हैं कि जी हमने एमएस किया है या एमफिल किया है, हमारा कोई भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ अभी तक, तो क्या पेपर जिसका पब्लिश नहीं है क्या वो भी एडमिशन गेन कर सकता है इटली के अंदर या नहीं? देखें कि अगर बात करें तो मेरे साथ कुछ ऐसे कोलीग्स भी हैं जिनके पाकिस्तान में कोई पेपर नहीं थे, इवन सबमिटेड पेपर्स भी नहीं थे, ठीक है? ओके। तो उन लोगों के यहाँ पे एडमिशन हुए और कुछ ऐसे भी हैं जो स्टिल पाकिस्तान में हैं और उनके अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स के साथ 4 से 5 पेपर भी हैं, लेकिन आपका रिस्क और आपका नसीब है जो आपको जहाँ लेकर जाता है। तो नो डाउट आपकी पब्लिकेशंस के मार्क्स हैं, वो आपकी सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कंपटीशन कम है किसी कॉल में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वहाँ अगर आपके पब्लिकेशंस नहीं भी हैं तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। इन केस अगर आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है तो फिर भी आप अपने रिसर्च टॉपिक को कोशिश करें कि अपनी सीवी के अबाउट मी में जो हम टॉप पे यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिख लेते हैं, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है? क्योंकि देखिए ना, अगर मेरी पब्लिकेशन भी है और वो प्रोफेसर के साथ लिंक नहीं कर रही और जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने रिसर्च का काम किया हुआ है, उसका काम अच्छा है, पब्लिकेशन नहीं है, लेकिन वो प्रोफेसर के साथ अलाइन कर रही है, तो डेफिनेटली वो उसको जो है ना वो जरूर शॉर्टलिस्ट करेंगे। और एक और छोटी सी चीज यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि जी। इटली में जो यहाँ पे जो केस है, यहाँ हम पाकिस्तान में मास्टर्स एमफिल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 3-3 कुछ लोग 4 पेपर्स भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ओके। इटली में कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट्स आपको 95% ऐसे मिलेंगे जिनकी मास्टर्स में कोई पब्लिकेशंस नहीं है। तो वो अच्छा। यूजुअली पीएचडी में आके इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप जिनके साथ compete कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनका क्या लेवल है। ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं एक चीज पूछूं, वहां पे मास्टर जो लोग करते हैं स्टूडेंट, उनका ड्यूरेशन कितना होता है? 2 साल ही है या 3 है? जैसे चाइना में तो 3 साल है। नहीं, यहाँ पे भी उनका 2 इयर्स है। अच्छा ठीक है। तो सो ओवरऑल जो एडमिशन प्रोसेस है, यानी ऑलमोस्ट मैंने तो मैक्सिमम चीजें पूछ ली, आप अगर फर्दर पूछना चाहते हैं पूछ लें। नहीं, तो आई गेस आज हमने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं और इटली से रिलेटेड हमेशा मुझे था कि काफ़ी चीज़ें मैंने पूछनी थी। अच्छा, ये तो होगी, लेकिन इरफान इसके बाद ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग अभी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जो लोग हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि अच्छा अब हमारा तो एडमिशन हो गया है। ये तो हमारा सेशन था उन लोगों के लिए कि जो अभी एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं, और कुछ के एडमिशन सिक्योर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मैंने जो सुना था पहले इटली की एम्बेसी नहीं थी, जो कि अब शायद दोबारा ओपन हो गई है। तो वीज़ा के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था आपसे, उसके बाद हम लाइव क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है। अनीस, आप जब इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट हो गए हो तो यूनिवर्सिटी ना आपको एक एडमिशन लेटर इशू करती है, ठीक है? जैसे हमारे पास पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, एचईसी है, ऐसे इटली का एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्स इटली के नाम से, ठीक है? जब आपका एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है तो आप यूनिवर्स इटली की 2 पेज की ना एक प्रोफाइल होती है, जस्ट 2 पेजेस की सिंपल सी प्रोफाइल है। वहां पे आपने जाना है और आपने अपनी तमाम जो भी आपकी इंट्रो है, आपने वहां पे पुट करना है और आपने बताना है कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो चुका है, और लास्ट में आपने अपना एडमिशन लेटर जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है? देन यूनिवर्स इटली आपकी एक समरी फॉरवर्ड करती है पाकिस्तान में एम्बेसी को, ठीक है? आपको एक ईमेल आ जाएगी कि यूनिवर्स इटली ने आपकी समरी फॉरवर्ड कर दी है इटालियन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? अब आपने इटालियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। जब हमारा प्रोसेस था तो जेरी ऑफिस एक आउटसोर्सिंग एजेंसी थी जो इसको डील कर रही थी। अब बीएलएस के पास जो है वो इटालियन की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, डॉक्यूमेंट सबमिशन बीएलएस के थ्रू होते हैं।
अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कभी अच्छी न्यूज़ आती हैं, कभी अच्छी न्यूज़ नहीं होती। बहरहाल BLS पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। 10,000 उसके चार्जेस होते हैं। पहले हालात कुछ बुरे थे। अभी अगर मैं बात करूँ स्टार्ट ऑफ नवंबर की, तो एक अच्छी न्यूज़ मिली थी कि 50 स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी उनको मिल गई है। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए तो 2 महीने लग जाते हैं। 40 टू 80 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। फॉर PhD इन इटालियन एम्बेसी कोई इंटरव्यू नहीं होता। 100% आपके एक्सेप्टेंस चांसेस हैं, ठीक है? बहुत बड़ा आप अगर कोई ब्लंडर कर दें तो आपके नसीब हैं, लेकिन इटालियन एम्बेसी 100% फॉर PhD आपको वीज़ा देती है, ठीक है? कोई ऐसा शाज़ो नाज़िर या आपको शायद कोई केस मिले कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो अच्छा, मेरा ओके एक क्वेश्चन था जो मैं ना इरफान, सॉरी आप आज बहुत क्वेश्चन करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ना बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन मुझे भूल गया था, वो ये था कि ज़ीशान, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि इटली में जब आपको एडमिशन मिल गया तो क्या स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, या आपका एडमिशन हो गया तो इसका मतलब आपका स्कॉलरशिप भी लग गया? एक क्वेश्चन। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है, या PhD के लिए आपको कुछ भी शो नहीं करना पड़ता? देखें, जब आपकी ना कॉल्स आती हैं एडमिशन्स के लिए, तो उन कॉल्स में अगर मिसाल के तौर पे 10 सीट्स हैं आपकी किसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो उसमें ये होगा कि 9 सीट्स जो हैं वो विद स्कॉलरशिप्स हैं। जो कि आप समझ लो इटली की पोजीशंस तकरीबन 90% या 95% होती विद स्कॉलरशिप हैं। जो इन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट बताई हुई है, उस पे ये अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और जब आपके पास स्कॉलरशिप लेटर है, आप एम्बेसी में जाओगे, आप स्कॉलरशिप लेटर सबमिट करवाओगे, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? आपके स्कॉलरशिप लेटर पे लिखा होता है कि इसके तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, और यूनिवर्सिटी इसको इतना स्टाइपेंड देगी, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें कि जो पोजीशंस हैं जो विदाउट स्कॉलरशिप हैं, ये बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड अनाउंस होती हैं। आप कह लो कि आपको अगर 5 यूनिवर्सिटीज़ की कॉल्स हैं, तो उसमें से शायद आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ में 2 या 3 सीट्स ऐसी मिलेंगी जो विदाउट स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है? ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब वो यूरोप में आ जाते हैं, तो यहाँ पे फिर एक रीजनल स्कॉलरशिप होती है जो एर्गो के नाम से होती है, ERGO, ठीक है? रीजनल स्कॉलरशिप है, तो उसकी भी अमाउंट मोर और लेस सेम ही होती है। और ज्यादातर आप ये कह लें कि हमारे जो एशियंस या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो उसके लिए एलिजिबल हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए। थैंक यू। अब इरफान, अब आपके जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। आई विल नॉट इंटरप्ट यू ड्यूरिंग द सेशन। थैंक यू। वीज़ा के लिए मैं ये पूछूं कि क्या वीज़ा की कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है? लाइक US और बाकी कनाडा में अच्छी खासी आई गेस फ़ी भी पे करनी पड़ती है, तो इटली के केस में क्या है, कितनी फ़ी होती है वीज़ा एप्लीकेशन? जी, जी। इटली के केस में जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने 38,000 सबमिट करवाई थी, बट दिस इज़ द नॉट ओनली द फीस ऑफ वीज़ा, ये आपके डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की भी फीस है, DOV, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें चाहिए थी, ठीक है? इसके अलावा जो लोग एज़ ए रिसर्चर इटली को जॉइन करते हैं, ठीक है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल DOV के लिए अप्लाई करते हैं। उनको 2 सेपरेट अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। वो पहले जब उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आ गया और उनकी समरी फॉरवर्ड हो गई, तो उन्होंने पहले क्या करना है कि आपने DOV की अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। DOV की फीस मेरा जहां तक ख्याल है वो 80,000 से 1 लाख के अराउंड है, जब आप सिर्फ DOV के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है? जब आप DOV प्लस वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपका स्टेटस एज ए स्टूडेंट होता है, तो उसकी फीस कम है, अराउंड 38,000 टोटल फीस है। लेकिन जब आप सिर्फ DOV के लिए अप्लाई करते हो तो आपका स्टेटस एज ए वर्कर है, तो उसकी जो फी है वो 80,000 प्लस है, मेरा जहां तक ख्याल है। तो फिर आपको DOV मिलता है, आप DOV अपने प्रोफेसर को फॉरवर्ड कर, और या आप डायरेक्टली यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है उसमें आप अप्लाई करते हो, तो आपका एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है जिसे नुला उस्ता कहते हैं। वो नुला उस्ता फिर आपकी एम्बेसी में सबमिट होता है, फिर आप वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है? तो फॉर रिसर्चर आपको 2 टाइम्स अपॉइंटमेंट लेनी है, और फॉर अ स्टूडेंट आप अगर PhD स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हो तो सिंगल अपॉइंटमेंट है, और उसकी फी भी रीजनेबल है। ओके, इसमें एक चीज़ पूछूंगा, क्या वीज़ा आपका अब लग चुका है तो क्या एयर टिकट प्रोवाइड करती हैं यूनिवर्सिटीज़? नहीं, ऐसा नहीं है। एयर टिकट आपने खुद से परचेज करना है और आपने खुद ही इसको प्रोसीड करना है।
अच्छा, ओके, एक स्टूडेंट अब इटली के अंदर पहुंच चुका है, तो आप एवरेज अगर बताएं मास्टर के स्टूडेंट के लिए डिफरेंटली एंड पीएचडी के लिए, तो कितनी मंथली सेविंग कर सकते हैं? बिकॉज सेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये हमारा मेन कंसर्न होता है। जस्ट एजुकेशन को नहीं देखना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने घर भी भेजना होता है। तो उस हवाले से बताइए। एग्जैक्टली आप एक जो है वो पीएचडी लेवल पे हो तो हमें पता है कि हमने फैमिलीज को सपोर्ट करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, अगर मैं पीएचडी की बात करूँ ना, तो हमारी स्कॉलरशिप लेटर पे मेंशन होता है कि 1350 टू 1400 यूरोस ये आपका स्टाइपेंड है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपकी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में आप एफबीआर समझ लें कि हमने एफबीआर को टैक्स पे करना होता है, तो यहाँ पे भी हमारी सैलरी से टैक्स कटता है और अराउंड 1150 टू 1200 यूरोस आपका मंथली स्टाइपेंड होता है। ये मोर और लेस मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1200 आपका स्टाइपेंड है। इसके बाद इटली की अगर आप मेन सिटीज की बात करें, जैसे रोम की बात करें या मिलान की बात करें, ठीक है, बोलोनिया हो गया, तो जो बहुत मेजर सिटीज हैं वहां पे आपको रेजिडेंस का बहुत ज्यादा इशू है। रेजिडेंस बहुत मुश्किल से मिलती है और एक्सपेंसिव भी है। तो 450 आप कह लें कि एक राउंड सा फिगर है इन अच्छी सिटीज में। और जो साइड एरियाज हैं वहां आप कह लें 250 टू 300 आपको यूरोस में आपको मंथली रेजिडेंस मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके एग्रीमेंट्स होते हैं किसी सेपरेट डिपार्टमेंट के साथ जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, उनके भी चार्जेस तकरीबन 250 टू 300 यूरोस के करीब करीब हैं। इसके बाद अगर आप मंथली एक्सपेंसेस की बात करें तो साइड एरियाज में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हों तो खाने पीने के अगर आप कुछ ज्यादा भी शौकीन हैं तो 250 तक आपका एक्सपेंस हो जाता है, जो कि मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। और अगर किसी मेन सिटी में है, रोम में है या मिलान में है, तो वहां पे आप ये कह लें कि 300 तक चला जाता है। यहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि खाना पीना खुद से करें, खुद बनाएं। तो जो लोग इस चीज को जरा मैनेज कर लेते हैं, करना भी चाहिए, तो वो अपने बहुत से एक्सपेंसेस बचा लेते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक हाँ, पे दरमियान में फाइनल इरेलीवेंट सी चीज़ है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जब आप बाहर जाते हो ऑब्वियसली तो स्पेशली लड़के हों या लड़कियां हों, लड़कियों के लिए तो फिर इजी होता है। लड़के बड़े अच्छे कुक बन जाते हैं, हमें बर्तन धोने भी आते हैं, हम कुकिंग भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो नॉर्मल सी है और खुद करना भी चाहिए। पता चलता है ना मर्द के हाथ में जायका है, यही तो कंफर्म। एग्जैक्टली। तो मुझे अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया था लेकिन भूल गया। इरफान, आप पूछें। एक लेट्स सपोज एक मास्टर के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आई गेस मास्टर में इतनी ज्यादा सेविंग नहीं होती, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जॉब के लिए भी देख रहे हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है पीएचडी में या मास्टर के अंदर साथ में जॉब भी किया जाता है? आई गेस पीएचडी में तो खैर टाइम ही नहीं होता, बट मास्टर में मे बी। या जो बड़ी सिटीज है ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वहां पे ना समटाइम्स आपको जो रेजिडेंस है ना उसका बहुत इशू होता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अराउंड 500 भी पे कर रहे हैं, 550 भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएचडी में आपको 4 आवर्स पर डे, 20 आवर्स पर वीक आपको वर्क अलाउ होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो प्रोसीड करते भी हैं। देखें, अब हम केमिस्ट्री वाले हैं ना, तो हम अपनी नजर से सोचते हैं कि हमने सुबह 8 बजे लैब में जाना है और शाम को 6-7 बजे आना है। जिस दिन रिएक्शन होगा 8 भी बज जाएंगे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पीएचडी के साथ भी जॉब्स कर रहे हैं और अपने एक्सपेंस को पूरा कर रहे हैं। और जो मास्टर्स वाले हैं, यहाँ पे एक अच्छी चीज कह लें या आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो स्टूडेंट को एलिमिनेट करने के चांस फॉर द मास्टर्स वो थोड़े से कम होते हैं। मास्टर्स का जो स्टूडेंट है वो लोग क्या करते हैं, अपने सेमेस्टर्स को फ्रीज कर लेते हैं और आसपास कुछ डिफरेंट कंट्रीज में चले जाते हैं, कुछ बड़ी सिटीज में चले जाते हैं और वहाँ 5 से 6 महीने अच्छा काम करके अच्छा अर्न करते हैं और फिर एक सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं। इसी तरह फिर वो गैप से पढ़ते हैं, तो यही अर्निंग है। बाकी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा है, यूरोपियन कंट्रीज में आपको आइडिया होगा, नेटिव लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब के लिए भी। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या पीएचडी के बाद जॉब को सोच रहे हैं, किसी आप कंट्री को एज ए फ्यूचर चूज कर रहे हैं, तो नेटिव लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वही डिसाइड करती है कि आपको कितनी एवरेज इनकम के ऊपर, सैलरी के ऊपर आपको जॉब मिल रही है। ओके, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट जो हमें लाइव देख रहे हैं वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने पहले कमेंट में पेस्ट किया हुआ है, तो उसके थ्रू वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा कि क्योंकि स्टार्ट में कोई यहाँ पे स्टूडेंट भी थे, वो पूछ भी रहे थे, अलिशा असलम है शायद, पीआर और ग्रीन कार्ड के हवाले से, इसके हवाले से क्या पॉसिबिलिटी? क्योंकि इटली
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो ट्राई कर रहे हैं कोई मौका मिले सही निकलने का, तो आई गेस उनको क्या सजेस्ट करेंगे इसमें? देखें, पीएचडी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कार्ड हमें मिलता है ना, रेजिडेंस परमिट तो जिसकी बेस पे बनता है, अल्टरनेटिव टू पासपोर्ट या वीजा आप कह लें, हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम सजोर कहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी हमें फर्स्ट 3 इयर्स तो हमें पीएचडी के बाद हमें 1 साल के रिन्यू होने के साथ साथ हमें 3 सजोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाती हैं। फोर्थ हमें मिलती है, यूनिवर्सिटी दे देती है हमें कि आप प्रोसीड करें, अपनी जॉब सर्च करें, ठीक है। जो 5th ईयर आपका होता है आफ्टर पीएचडी, तो आपने कहीं जॉब सर्च करनी है खुद से, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट जब आपका मिल जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको 5वें साल की सजोर मिल जाती है। जब आप 5 इयर्स की सजोर आपकी मुकम्मल हो जाती है तो फिर 6th ईयर आप जब एप्लीकेशन देते हैं तो आपको कंबाइंड 5 ईयर की सजोर मिलेगी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो इस तरह आपके 10 इयर्स मुकम्मल हो जाते हैं, और 10 इयर्स जो हैं वो फिर डिफाइन करते हैं कि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका 10 इयर्स एलिजिबल है। ओके ओके। और इसके अलावा इन्वायरमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे, स्पेशली पीएचडी के दौरान रिसर्च को लेके या स्टैंडर्ड को लेके बिटवीन पाकिस्तान एंड इटली, आप कैसे यार मैं यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, और मेरा ख्याल है आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं जिससे आप इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करें, और वो ये है कि देखें, हम एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअल लेते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पीएचडी एज ए प्रोफेशनल जॉब है आपकी, आपको बहुत सी चीज़ों में प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के आप कह लो कि ऐसे रवैये नहीं रहे पास्ट में, जिनकी वजह से आने वाले बहुत से स्टूडेंट बहुत सी चीज़ों में सफ़र करते हैं, ठीक है। तो अगर इन जनरली देखा जाए इक्विपमेंट्स के हवाले से, तो आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, बहुत अच्छी लैब्स भी हैं, और जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, और एज़ कंपेयर टू चाइना या यूएसए आप बेहतर समझते होंगे। जो इटालियंस पीपल्स हैं ये ज़रा रिलैक्स माइंड के होते हैं, और फ्रेंडली बिहेवियर होता है इनका, और अच्छे सपोर्टिव होते हैं। और बाकी वेदर कंडीशन इटली की बेहतर है, इतनी हार्श नहीं है एज कम्पेयर टू अभी जैसे अनीस बयान कर रहा था, तो इतनी मैं अभी बाहर देख रहा था, तो तकरीबन ये मैं देख रहा था बर्फ लगी हुई और कोई आई गेस 6-7-8 इंच पड़ गई है, और अभी कल से स्टार्ट हुई है। तो वो पंजाबी में हम कहते हैं ना कि अंदर रहे तो इट्स ओके, आप सिंगल शर्ट में गुजारा करेंगे, बाहर निकले तो बंदा कुकड़ बन जाता है। वेदर यहाँ पे बहुत हार्श है। अच्छा, यहाँ पे अच्छी है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, स्पेशली फीमेल के हवाले से ना, देखें बहुत का लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग भी देखते हैं, वो अपनी बच्चियों को लेके काफी कंसर्न होते हैं ना कि हमें उन्हें ये या नहीं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट उनके लिए क्या सेव है या नहीं है, इस हवाले से जरूर आप गाइड कीजिए। मेरा अब तक जो इंटरेक्शन हुआ है, जितनी पीएचडी कम्युनिटीज से हुआ है, जितनी मास्टर्स स्टूडेंट से हुआ है, तो कोई ऐसी नेगेटिविटी मुझे नजर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ भी है हर तरह से। और बाकी क्योंकि आप यूरोप में हैं तो आप जो है ना वो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप चीज़ों को कैसे लेकर चलेंगे। एज सच थ्रू इन्वायरमेंट वो सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं जो आप पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लेकिन कोई चीज़ फोर्सफुली आपको ख़राब नहीं करती या आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करती। ओके। अच्छा, यहाँ पे एंथर शेख एक स्टूडेंट हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 ईयर का गैप है मास्टर के बाद, तो उसको कैसे फिल आउट किया? आई गेस ही वांट टू अप्लाई फॉर पीएचडी और समथिंग लाइक दैट। अतर मेरा 3 इयर्स का गैप था, लेकिन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस को मेंशन किया था, तो इट इज ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ना, मैं स्मार्टली कहते हैं टैक्टिक्स होती हैं इन चीज़ों को फिल अप करने के लिए। सम टाइम किसी के पास अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है भी नहीं ना, तो वो भी फैब्रिकेट किया जा सकते हैं। तो क्या कोई वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं? जैसे यूएस, तो भाई यूएस में वेरिफिकेशन करते हैं, अगर आपने गलत कुछ पुट कर दिया तो एक एक चीज़ चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और कैंसिल भी हो सकती है आपकी पोजीशन। तो इस हवाले से मैं इरफान, थोड़ी देर पहले ना मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आपके पास बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप ना लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूएसए की बात करें, वो क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो ये शायद कुछ टाइम पहले वो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते होंगे। तो यूरोप में या इटालियंस हम पे शायद कुछ पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे।
बट मैंने आपको एक बात कही थी कि हम पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो हमें बड़ा प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए और ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, जिससे हम समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे सयाने इंसान हैं, तो कोशिश करनी चाहिए हम जितने हैं, हमें उतना रहना चाहिए और चीज़ों को करेक्टली बताना चाहिए। अब आप उसको डेमोंस्ट्रेट कैसे करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम आप जो है ना, वो चीज़ों को करेक्टली बताएँ। इसमें कुछ चीज़ें वो ऐड ना करें, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स पे इतना काम किया हुआ है। मैं जैसे केमिस्ट्री की बात करूँ तो कहते हैं जी हमने सैम को किया हुआ है, हमने एक्सआरडी को किया हुआ है और हमें जो है ना वो बड़ी एक्सपर्टीज़ है हमें एक्सपीएस पे। तो आप अनीस बेहतर जानते हैं, हमारा तो कोविड वाला बैच था, हम सैंपल्स गेट से पकड़ा के आ जाते थे, तो हमें उसकी जो ग्राफ्स हैं वो हमें ईमेल में रिसीव हो जाते थे। तो चीज़ों को कोशिश करें कि आप उतना ही डिफाइन करें जितनी आपके पास हैं। ये आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते, लेकिन जब आपने उसी प्रोफेसर की लैब में जाना है, तो वो फिर आने वाले स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो कहता है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैंने चूज़ किया था और उसने अपनी सीवी में इतना कुछ लिखा था और अभी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ यहाँ पे ऐसा एक हम एक्सपीरियंस हुआ है इसी बैच में। जी, 39 जी। साइकिल का एक स्टूडेंट आया था और उसने अपनी सीवीज़ में बहुत सी चीज़ें मेंशन की हुई थी। लेकिन ड्यूरिंग पीएचडी उसके प्रोफेसर ने बहुत कुछ नोट किया और फिर एक कमेटी के सामने उसका इंटरव्यू हुआ। उसमें उससे क्वेश्चनिंग हुई कि आपने ये चीज़ें मेंशन की थी और ही वाज़ सो कन्फ्यूज़्ड और अनफॉर्च्यूनेटली उस प्रेशर की वजह से उसने अपनी पीएचडी को इसी साल क्विट कर लिया। अच्छा, मैं इस चीज़ में यहाँ पे ना एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये आपने ज़ीशान बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। क्योंकि कभी-कभी मैं वैसे किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि बाद में कुछ लोग थोड़ा-सा जो है ना, उनको ये भी लगता है कि आप हम जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप लाइव बता देते हैं, आप नाम तो नहीं बताते। बट देखिए, हम अपनी मिस्टेक्स भी बताते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था इरफान आपको कि मैंने जब ईमेल की थी, तो मैंने गलत नाम के साथ ईमेल कर दी थी, और वो इसलिए बताया था कि ताकि आप लोग इस तरह की मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अच्छा, ये जो हम सीवी में लिखते हैं ना, सम टाइम मैंने देखा है कि मास्टर वाला स्टूडेंट उसकी 8-10 पब्लिकेशन वो लिख देता है, और उसने लिखा होता है कि जैसे केमिस्ट्री में मैंने डीएफटी मुझे आती है, मुझे एमओई चलाना आता है, मुझे फ्लान सॉफ्टवेयर चलाना आता है। इवन हमें ये भी नहीं पता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैश क्रोमेटोग्राफी एंड नॉर्मल कॉलम। जी, और ऑनेस्टली मोस्टली लोगों ने कॉलम भी नहीं किया होता है, तो वो लिख देते हैं हमने फ्लैश भी किया हुआ है। और जब उनसे यहाँ आके कहा जाता है अच्छा ज़रा फ्लैश करो, तो वो मशीन तो दूर की बात है, हमें ये भी नहीं पता होता इसको यूज़ कैसे करना है। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहली बात ये कि आपने सिर्फ जो किया है ना वो लिखें। रिस्क अल्लाह, मेरा ये मानना है कि रिस्क अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है। ऐसे ही है। जहाँ आपका रिस्क लिखा हुआ है ना, आप मेहनत करते हो तो आप वहाँ पे चले जाते हो। और दूसरा ये कि मैं ये भी देखा है कि जब स्टूडेंट कहीं जाता है ना, तो कम्युनिटी ऐसे ज्वाइन करता है कि उनको बस लोग ये कह रहे होते हैं, माइंड में ये चीज़ डालते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने यहाँ जॉब ढूँढनी है, ये करना है, और पीएचडी को सेकेंडरी रख लेते हैं और बस डिग्री करनी है। देखिए, ऐसे डिग्री पाकिस्तान में भी हो सकती थी, विद फैमिली भी हो सकती थी। आप बाहर आए हो तो आप कुछ सीखने आए हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली, आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो इट्स ओके। आप बाहर आएँ, जब आप आ गए तो उसके बाद आप 2-3 मंथ स्पेंड करें और अपने अंदर से जो हेजिटेशन है इसको खत्म कर दें। बिल्कुल, लोगों से पूछें क्या होगा, बार-बार वो आपको डाँटेंगे, इट्स ओके, आप पूछें। 2-3 मंथ लगाएँगे, आपके अंदर जब सीखने की चाहत होगी, आप 2-3 मंथ लगाएँगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। जब आप आए थे आपको कुछ नहीं आता, और 3 मंथ के बाद आपको काफ़ी कुछ आता है। तो क्या होगा कि इनिशियली फॉर एग्ज़ाम्पल आपका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बुरा हुआ भी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो, और जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज़ को कवर कर लेते हो ना, तो आप प्रोफेसर का भी माइंडसेट चेंज करते हो कि अच्छा, माइट बी ये अपनी कंट्री छोड़ के आया हो, स्टार्ट में इसको एनवायरमेंटल चेंजेस मिले हों, ये थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया हो, लेकिन अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है, इवन पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम भी करते हैं, इवन नेचर के अंदर भी पेपर पब्लिश करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँ, तो मैं एक पॉइंट पे कंक्लूड करूँगा कि आप अपनी सराउंडिंग में उन लोगों को अपने साथ रखें, या उन लोगों के साथ आप बातचीत करें, जिनसे जब आप डिस्कशन करें तो वो आपको डिस्करेज ना करें, ऐसे ही है। वो आपको करेज करें। लाइक ज़ीशान, आप जानते हो, आप हो गए, मैं हो गया, अभी 2-3 हमारे और दोस्त भी थे, हम कभी बैठते थे, गपशप करते, तो हम सारे एक दूसरे को इनकरेज करते। तो इरफान तो अच्छी तरह जानते हैं, मैं और इरफान पूरी प्लानिंग करते थे कि हमने किसको किस तरह से कैसे लेके चलना है। तो ऐसे ही जो हमें देख रहे हैं,
जो लोग बाहर भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, प्लीज़ जब आपके मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि जब आपके पास जूनियर्स आएँ या जो भी लोग नए आते हैं, आप उनको करेज करें। हमेशा उनको बताएँ कि इट्स ओके, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, ताकि वो लोग एडजस्ट हो जाएँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप झूठ ना लिखें, जो कि इरफान ने मेंशन किया है कि जो चीज़ आपके पास है, आप वही लिखो। ऐसे ही है। अनीश अच्छा देखें, यहाँ यहाँ पे ना एक रिसर्च गैप तो ज़रूर है, ठीक है? ओके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट हैं, हम पोटेंशियोस्टैट पे काम करते हैं और मेरे ज़हन में एक इंस्ट्रूमेंट है, तो चलिए मैं उसी को ही थोड़ा-सा इलैबोरेट कर रहा हूँ। देखें, नो डाउट हमारा और यूरोप का पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें तो रिसर्च गैप ज़रूर है। इंस्ट्रूमेंटेशन इनकी बहुत बेहतर है और हम थोड़ी-सी अभी पीछे हैं इनसे। तो इवन वो इंस्ट्रूमेंट्स जिन पे हम पाकिस्तान में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, यहाँ पे आके हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मैनेज करने, बहुत से सॉफ्टवेयर्स पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी क्योंकि हम क्योंकि अनीस तो आप माशाल्लाह प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, हम क्योंकि जी, मैं बायोलॉजी मेडिकल से था, आपको अच्छा पता है? सही, हाँ। अच्छा ज़बरदस्त। मैं इरफान भी मेडिकल से, मैं इरफान को भी जानता हूँ, तो हम तीनों सेम। मैं इसलिए आपको स्टार्ट में बताया ना कि हम तीनों का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है। अच्छा, अच्छा, चलें। तो ये हाँ। एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि हम क्योंकि प्री-मेडिकल वाले होते हैं ना और हमने मैट्रिक के बाद मैथ्स को नहीं पढ़ा होता। यहाँ पे ये लोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। अब देखें अगर हम अपनी सीवी और इन चीज़ों में हम अपने आप को जो है ना वो बहुत टॉप पे ले जाएँ और फिर जब बहुत सी चीज़ें जहाँ पे हम लैग कर रहे होते हैं, वो जब चीज़ें सामने आती हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप इनिशियली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और आप अपने आप को शो करें कि मैं यहाँ लर्निंग के लिए आया हूँ, तो बहुत से प्रोफेसर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वाक़ई ही ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से है और इसका लर्निंग बिहेवियर है, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। इवन प्रोफेसर्स आपके साथ आपकी लैब्स में आते हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट पे काम करके बताते हैं, आपको ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं, आपने ये रीडिंग्स लेनी है, ये मामलात करने हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने चीज़ बताई है। आपका बिहेवियर जो है वो लर्निंग होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक ताहिर अब्बास पूछ रहे हैं कि आइल्स पासिंग है उसके बगैर अप्लाई करना है, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा नीचे एक और कमेंट है, अगर प्रोफेसर ऑनलाइन रिकमेंडेशन फिल नहीं कर पा रहे तो सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी को ईमेल करें कि अपडेट करें, इज इट पॉसिबल? ये आप पढ़ भी सकते हैं, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। इरफान ऐसा है कि आपकी जो रिकमेंडेशन होती है ना क्योंकि ज़ाहिर है कहीं न कहीं इन पास्ट कुछ फ़ॉल्स डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे तो अपने प्रोसीजर्स को यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने एक प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड किया है तो वो उसी प्लेटफ़ॉर्म को एक्सेप्ट करेगी और ऐसा सुनने में आया है कि अगर आप पर्सनली यूनिवर्सिटीज़ या कोऑर्डिनेटर्स को रिकमेंडेशन लेटर भेजते भी हो तो ये एक आप कह लो कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है? ओके वो आपका और आपके प्रीवियस सुपरवाइज़र का रिलेशन को जो है ना वो शो कर रहा है। तो अगर आपके प्रीवियस सुपरवाइज़र के साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं कि वो आपके रिकमेंडेशन लेटर को अपलोड कर रहा है और आगे यूनिवर्सिटी को भेज रहा है, तो व्हाट्स अबाउट द इटालियन प्रोफेसर जिसने आपको आगे इन फ्यूचर रखना है। तो कोशिश करें पाकिस्तान में ये बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हमने बहुत से प्रॉब्लम फेस किए हैं, हम इन्हीं चीज़ों से आए हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जॉब से थोड़ा-सा टाइम निकालें, छुट्टी टाइम जाएँ, प्रोफेसर के पास जाएँ और उनको कहें कि काइंडली मेरा आपके पास लिंक आया है, काइंडली आप इसको अपलोड कर दें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक प्रोफ़ेसर खुद से अपनी पर्सनल प्रोफ़ेशनल ईमेल से उसको ओके नहीं करेगा, आपकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके अच्छा यहाँ पे मोहम्मद असलम खान पूछ रहे हैं कि डुओलिंगो टेस्ट में 110 मार्क्स हैं, आल्सो 2 ईयर गैप है इन हायर स्कूल, कैन आई गेट एडमिशन अंडर ग्रेजुएट इन इटली? बाकी आगे तो वो ऑलरेडी कवर लेटर का आंसर कर चुके हैं, ऊपर वाले दो का कर लें अगर आप। देखो डुओलिंगो जो है ना, ये तो एक ऐप है जिसको आप कह लो कि आप प्रोफ़ेशनली रिलेट नहीं कर सकते कि ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको एक्सेप्ट किया जाए। ये एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आप इससे बड़ी अच्छी इटालियन लैंग्वेज सीख सकते हो। तो सेकंडली ये है कि यार अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके हायर एजुकेशन के जो मार्क्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने चाहिए। 2 इयर्स गैप को आप किसी भी तरह से फिल कर सकते हो। 2 इयर्स गैप इतना बड़ा गैप नहीं है, ठीक है? आप कोई भी अपनी फ़ील्ड जो अपने रियली में जिसके साथ आपने 2 इयर्स गुज़ारे हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, जैसे 2 साल के गैप में लोग
एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कोई ISSB की तैयारी कर रहा होता है, इट्स ओके, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप वहाँ पे लिखो कि मैं अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। और इटली में अंडर ग्रेजुएट के लिए जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। यहाँ आइल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी इटालियन लैंग्वेज है। जब भी आप अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स को सर्च करें, मास्टर्स क्योंकि 90% आपको इंग्लिश में मिलता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बैचलर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर करती हैं। तो कम से कम पहले उसको सर्च करें। और अगर आपने इटालियन लैंग्वेज में ही ज्वाइन करना है तो फिर किसी प्रॉपर जैसे इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रॉपर एक लेटर दे कि आपने बाकी ही इटालियन लैंग्वेज का कोर्स किया है, तो फिर आप उसमें अप्लाई करेंगे। और जब आप इटालियन कोर्स वाले ही सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो याद रखें आपका इंटरव्यू इटालियन में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन आया ज़ीशान, ये हमाद हादी हैं। हाँ जी। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो हैं, या उन्होंने पूछा कि अगर कोई लास्ट ईयर का स्टूडेंट हो तो क्या वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकता है विदाउट आइल्स? वेल, आइल्स का मैं ही आंसर कर देता हूँ कि ज़ीशान ने पूरे सेशन में बताया कि क्योंकि इटली ये यूरोप का कंट्री है तो वहाँ आइल्स की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट नहीं है। बट डिपेंड करता है, आपको यूनिवर्सिटी को सर्च करना पड़ेगा। बाकी ज़ीशान आप आंसर कर सकते हैं इनके क्वेश्चन का कि वो लास्ट ईयर में है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? हमारे आइल्स के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ऐसा देखने में भी आया है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ना भी हो तो एम्बेसी जब आपसे मास्टर्स का क्योंकि इंटरव्यू होता है तो एम्बेसी जो है वो इस चीज़ को समझती है कि आइल्स आपका होना चाहिए, तो उस बेस पे मास्टर्स के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। मास्टर्स में आपने एक अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से देखना है और कोशिश कर लें, अगर आइल्स है तो अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। सेकेंडली, आप अगर लास्ट ईयर में हैं तो इट्स ओके, इवन आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एमफिल का लास्ट ईयर है, आप बैचलर्स के लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ आपकी इनिशियली कुछ ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन आपने फिर टाइम टू टाइम वो 1 से 2 मंथ आपको टाइम देती है, उसमें आपने अपनी डिग्री सबमिट करवानी है। ऐसे बहुत से केसेस हैं और पॉजिटिव रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पे एक और खलील रहमान साहब की तरफ से क्वेश्चन है कि ही that we can get PhD degree without studying something gain I'm speechless here. नहीं, कोई मसला नहीं है खलील, आप इसको गूगल पे सर्च करें और बड़े डिजाइनर्स हैं, आप एक बेहतरीन सी बल्कि 3-4 सब्जेक्ट की PhD की डिग्री बनाएं और अपने पास रखें, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो आई गेस सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा कोई और अनीस आपके माइंड में हो या आप दोनों शेयर करने चाहो? अगर नहीं है तो फिर आई गेस आज के लिए काफी है। क्या कहेंगे आप? एक छोटी सी चीज मैं मजीद ऐड कर देता हूँ, कोशिश करें कि इटली के यहाँ स्कॉलरशिप के बहुत से बेनिफिट्स हमने देखे हैं। फॉर द मोटिवेशन मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो आपकी PhD है, आपका स्टाइपेंड है, इसके साथ साथ आप 29 कंट्रीज में बगैर आप वीज़ा लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल सी टिकट्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें, तो आप अपनी PhD को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और कोशिश करें अगर इटली को प्रोसीड करें तो साथ में, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक सब कैंपस है यूरेक्सिस प्लेटफॉर्म का भी ना, तो यूरेक्सिस के बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज हमारी यूनिवर्सिटी में भी होती हैं। तो यूरेक्सिस यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, उसको भी कोशिश करें प्रोसीड करें। और शेंजन या यूरोप में आने का ये सबसे बेस्ट वे है, आप अपनी लाइफ के साथ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और हमाद हादी का एक क्वेश्चन है कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले मास्टर्स की, तो ये 25 लाख से 30 लाख आई गेस हो मास्टर्स के लिए अभी बैंक स्टेटमेंट चल रही है। और ये लास्ट एक्सप्लेन है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो फिर आई गेस नाउ वी आर डन। बस कवर लेटर आपकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपकी CV की है, और हम कोशिश करें आप अगर वीडियो स्टार्ट से देखें तो अनीस ने, मैं ज्यादा मोटिवेट हुआ, अनीस ने जो कवर लेटर को एक्सप्लेन किया वो ज्यादा बेहतर था। ओके, तो ओके आई गेस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू अच्छा, मैं आप लोगों को सुन नहीं सका, मैं एंड पे इरफान आपसे भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली ज़ीशान आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। और होपफुली जो लोग इटली के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई गेस जितने भी क्वेश्चन वो सोच सकते हैं, तो उनको इससे आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन इरफान आपका भी, और स्पेशली ज़ीशान आपका भी। थैंक यू, यू वेलकम।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बाकी जो वीडियो देखेंगे मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा पूरी की पूरी वीडियो देखें। क्वेश्चन हमारे कोई रैंडम भी हैं, कोई आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आई सपोज़ हर चीज़ हमने कवर कर ली है। अच्छा, तो मैं एक बाकी चीज़ सॉरी, एक चीज़ मैं मुझे याद आ गई। असल में मैं इस चीज़ का एक आंसर इरफ़ान आपको दे देता हूँ। यूजुअली हम लोग जो सेशन करते हैं उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को ना माइंड में लेके आते हैं, बट इटली एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक यूएस, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया। बट इटली के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इरफ़ान ज़ीशान ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और ज़ीशान, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने ना दरमियान में कुछ साइट्स बताई हैं जी, जी। किन-किन जगहों पे अप्लाई करना है, तो काइंडली आप अगर आपके लिए पॉसिबल हुआ तो आप वो हमें लिंक शेयर कर दीजिएगा, या वो आप हमें लिख के भेज दीजिएगा, तो इरफ़ान उसको अपडेट कर देंगे। जी, जी। मैं अ, ज़रूर शेयर कर देता हूँ। ओके, ओके, ओके आई गेस हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ओके। ज़ीशान भाई। ओके, सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।